प्यारे भैया बहनों, आज हम 11th अकाउंट सब्जेक्ट के अंतर्गत खाता बही तलपट इस अध्याय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं खाता बही क्या होता है। खाता बही व्यापार की प्रमुख बही मानी जाती है। इस बही में विभिन्न प्रकार के खातों को उनके स्वभाव के अनुसार अलग अलग नामों से खोला जाता है तथा खोले गए खातों में उनसे संबंधित व्यवहारों को संकलित कर तिथिवार क्रम से लिखा जाता है। इस बही को अंतिम लेखे की बही भी कहा जाता है, क्योंकि व्यवहारों का लेखांकन खाता बही में करने के बाद उन्हें अन्य किसी बही में दर्ज करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। खाता बही के प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या अंकित होती है, जिनका उपयोग नकल बही तथा अन्य सहायक बहियों में लेखा करते समय किया जाता है। इस बही के प्रारंभिक पृष्ठ पर खातों की एक सूची बनाकर प्रत्येक खाते के सम्मुख उनकी पृष्ठ संख्या को लिखा जाता है, जिससे यह आसानी से ज्ञात किया जा सकता है कि किस खाते का विवरण किस पृष्ठ पर हमें प्राप्त हो सकता है। इसकी खाता बही की विशेषता या आशय जान लेने के बाद अब हम इसके बारे में, इनकी परिभाषाओं के बारे में प्रोफेसर J.R. बाटलीबाई के अनुसार खाता बही हिसाब किताब की प्रमुख बही है और इसी पुस्तक में व्यापार के समस्त व्यवहारों को अंत में यथास्थान उनसे संबंधित लेखों में वर्गीकृत रूप में लिख दिया जाता है। श्री विलियम पिटिल्स के अनुसार लेखा पुस्तकों में खाता बही सबसे महत्वपूर्ण बही है और जो लेखे जर्नल अथवा उसकी सहायक बहियों में किए जाते हैं, उनका निर्दिष्ट स्थान यह बही होती है। इस तरह से व्यक्ति, वस्तु तथा आय व्यय से संबंधित विभिन्न प्रकार के खातों को रखने एवं उनमें उनसे संबंधित व्यवहारों का लेखांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली बही खाता बही कही जाती है। इसे प्रपंजी या लेजर भी कहते हैं। खाता बही का महत्व तथा लाभ। पहला है संपूर्ण जानकारी की प्राप्ति। खाता बही में प्रत्येक खाते को पृथक रूप से खोला जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, आय व्यय से संबंधित खाते की संपूर्ण जानकारी एक स्थान पर प्राप्त हो जाती है। दूसरा है समय की बचत। व्यापार में अनेक अवसरों पर व्यापारिक सूचनाओं को प्राप्त करना आवश्यक होता है, अतः खाता बही से ऐसी सूचनाओं को शीघ्र ही प्राप्त करना आसान होता है, जिससे समय की बचत होती है। तीसरा है सौदों को देखने में सुविधा। खाता बही में प्रत्येक सौदे का सारांश एक स्थान पर एकत्रित रूप से मिल जाता है, अतः सौदों को उनसे संबंधित खातों में देखकर किसी भी सौदे की जानकारी सरलता से प्राप्त की जा सकती है। चौथा है गणितीय शुद्धता की जांच। खाता बही की सहायता से तलपट बनाकर लेखों की गणितीय शुद्धता की जांच करना सुविधाजनक होता है। पांचवा है अंतिम खाते का आधार। खाता बही में खातों के शेष प्राप्त कर लेने के बाद तलपट बनाया जाता है तथा तलपट के आधार पर अंतिम खाते, इस तरह से खाता बही अंतिम खाते बनाने का आधार होती है। छठवां है लेनदारों एवं देनदारों का ज्ञान। खाता बही की सहायता से व्यापार में लेनदारों तथा देनदारों की स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जो भुगतान करने तथा प्राप्त करने की दृष्टि से
अत्यंत महत्वपूर्ण है। सातवां है संपत्ति की जानकारी। व्यापार में विभिन्न प्रकार की संपत्तियों का उपयोग किया जाता है, अतः खाता बही से व्यापार में उपलब्ध संपत्तियों की जानकारी सरलता से प्राप्त हो जाती है। आठवां है व्यापारिक व्ययों की जानकारी। व्यापार में प्रतिदिन व्यापार संचालन के लिए अनेक व्ययों का भुगतान करना पड़ता है। परिणामतः व्यापार की बचत घटती है। खाता बही में रखे गए व्ययों के खाते देखकर व्यापारी अपने खर्चों को नियंत्रित करता है। और लास्ट पॉइंट है न्यायालय में प्रमाण। न्यायालय में किसी वित्तीय विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर खाता बही प्रमाण स्वरूप सबूत के रूप में इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। खाता बही का महत्व जान लेने के बाद अब हम आते हैं खतौनी। खतौनी नकल बही या अन्य सहायक बहियों के आधार पर खाता बही में खोले गए खातों में प्रविष्टियों को लिखना या दर्ज करना ही खतौनी करना कहलाता है। अर्थात खाता बही में किया गया लेखा कार्य ही खतौनी कहलाता है। इसके बाद खतौनी करने के नियम। इसमें पहला है खतौनी का आधार। खतौनी में खाता बही प्रारंभिक लेखों की बहियों के आधार पर की जानी चाहिए। दूसरा है पृथक पृथक खाते खोलना। खतौनी करने के पूर्व व्यवहारों से संबंधित व्यक्ति, वस्तु तथा आय व्यय हेतु अलग अलग खाते खोलना चाहिए। तीसरा एक नाम का एक ही खाता। खाता बही में एक नाम का एक ही खाता होना चाहिए, अतः खातों को खोलते समय यह बात ध्यान में रखना अति आवश्यक है। यदि एक नाम के दो व्यक्ति हो तो ऐसे व्यक्तियों के नाम के साथ उनके पते लिख देना उनमें भिन्नता के लिए आवश्यक होता है। चौथा है संबंधित खाते के प्रभावित पक्ष में खतौनी करना। नकल बही में खाते का जो पक्ष प्रभावित हुआ है उस खाते के उसी पक्ष में खतौनी की जाती है। पांचवा है खाता बही के प्रभावित पक्ष में दूसरे खाते का नाम लिखना। जिस खाते के प्रभावित पक्ष में खतौनी की जानी है उस खाते के विवरण स्तंभ में उससे संबंधित विपरीत पक्ष को प्रभावित करने वाले खाते का नाम लिखा जाता है। छठवां से और को शब्द का प्रयोग। खाते के डेबिट पक्ष में लिखे जाने वाले खाते के नाम के साथ से तथा क्रेडिट पक्ष में लिखे जाने वाले खाते के साथ को शब्द का प्रयोग किया जाना उचित माना जाता है। सातवां है पृष्ठ संख्या लिखना। खाते के पृष्ठ संख्या स्तंभ में संबंधित खाते की प्रविष्टि नकल बही की जिस पृष्ठ पर की गई है उस पृष्ठ की संख्या को उस खाता बही वाले स्तंभ में लिखा जाता है। आठवां है खाते में संबंधित खाते का नाम कभी नहीं लिखना चाहिए। अर्थात जिस खाता हम बना रहे हैं, जिस व्यक्ति का या वस्तु का खाता बना रहे हैं उस खाते में खतौनी की जाती है तो उसी खाते में उसी व्यक्ति के नाम के आगे उसका नाम कभी भी नहीं लिखा जाता। लास्ट पॉइंट है दिनांक तथा राशि। प्रत्येक लेखे की तिथि व उसकी राशि लिखते समय पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि दिनांक गलत लिखने पर व्यवहार में भ्रम होगा तथा राशि में त्रुटि होने पर तलपट जो इसके पश्चात तैयार किया जाता है उसका मिलान कभी नहीं हो पाता। खाता बही में खतौनी हो जाने के बाद अब हम आते हैं सीधी खतौनी। सीधी खतौनी से तात्पर्य होता है दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत जर्नल अथवा सहायक बहियों में प्रविष्टियों के बाद संबंधित खातों में खतौनी की जाती है। अर्थात खाता बही में खतौनी का आधार जर्नल या सहायक बहियों में प्रविष्टियाँ ही होती है। नकल बही एवं सहायक बहियों को हटाकर सौदों या व्यवहारों से सीधे खाता बही में लेखा किया जाए तो इसे सीधी खतौनी कहा जाता है। ऐसे व्यापार जहाँ व्यवहारों की संख्या अत्यंत कम या सीमित हो वहाँ सीधी खतौनी सुविधाजनक होती है।
सीधी खतौनी में त्रुटि होने की आशंका बनी रहती है, इसलिए सीधी खतौनी के लिए प्रभावित खातों के नियमों का ज्ञान अति आवश्यक माना जाता है। सीधी खतौनी से संबंधित कुछ उदाहरण भी दिए जा रहे हैं और इसे आसानी से समझा भी जा सकता है। इसके बाद अब हम आते हैं खातों का शेष निकालना। एक निश्चित अवधि के अंत में या व्यापारिक वर्ष के अंत में खाता बही के सभी खातों को बंद किया जाता है, उनके शेष निकाले जाते हैं। खातों का शेष निकालने के लिए प्रत्येक खातों की डेबिट तथा क्रेडिट भाग का अलग अलग योग किया जाता है और जिस पक्ष का योग अधिक होता है उसमें से कम जोड़ वाले पक्ष की राशि को घटा दिया जाए और अंतर की राशि ज्ञात कर ली जाती है। डेबिट तथा क्रेडिट जिस पक्ष का योग कम होता है उस ओर अंतर की राशि लिखकर खातों का जोड़ बराबर कर दिया जाता है। अगर दोनों पक्षों का योग समान रहता है तो कोई शेष नहीं रहता। ऐसे खातों का सिर्फ योग लगा दिया जाता है। अगर डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष का कम तो क्रेडिट पक्ष में अंतर की राशि लिख ली जाती है और विवरण के खाने में बाय बैलेंस या शेष ले जाया गया लिखा जाता है। इसी तरह अगर क्रेडिट पक्ष के योग अधिक और डेबिट पक्ष के योग कम है तो अंतर की राशि को डेबिट पक्ष में लिख दिया जाता है और विवरण वाले कॉलम में शेष ले जाया गया आगे करके इसे लिख दिया जाता है। जिस खाते का जो पक्ष अधिक होता है खाते का शेष उसी नाम से जाना जाता है। खाते का शेष निकाल लेने के बाद अब हम आते हैं खातों को बंद करना। खाते के दोनों पक्षों की राशि को बराबर करना ही खाते को बंद करना कहा जाता है। अर्थात खाता बंद करने का आशय खाता समाप्त करना नहीं है। खाता बही में खुले गए खातों को निम्नलिखित कारणों से बंद करना आवश्यक होता है। एक निश्चित अवधि में किए गए व्यापारिक व्यवहारों के परिणामों को प्राप्त करना, व्यापार की वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करना और तीसरा है आगामी वर्ष के लेखों में खातों के शेष समायोजित करने के लिए। खाते बंद करने की तारीख खाते व्यापार वर्ष की अंतिम तिथि को बंद किए जाते हैं। ये तिथि 31 मार्च या 31 दिसंबर हो सकती है। इनकम टैक्स की दृष्टि से खाते 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। ऐसे व्यापारी भी हैं जो अपने खाते होली, दशहरा, दीपावली को बंद करते हैं। व्यापारी अपने खातों को कभी भी बंद कर सकता है। यह आवश्यक नहीं कि खातों को वर्ष की अंतिम तिथि पर ही बंद करे। 1 माह, 3 माह या 6 माह में भी खाते बंद किया जा सकता है। खातों को बंद करने की विधियाँ प्रत्येक प्रकार के खातों को बंद करने की विधि भिन्न भिन्न है। खातों को निम्नानुसार बंद किया जाता है। व्यक्तिगत खातों को बंद करना, आहरण खाते को बंद करना, पूंजी खाते को बंद करना, वास्तविक खाते को बंद करना। व्यक्तिगत खातों का शेष निकालने के बाद यदि ऐसे व्यक्तियों के खाते का शेष विकलन है तो व्यापार देनदार तथा जिनका शेष समकलन है तो इस व्यापार के लेनदार कहे जाते हैं। व्यक्तिगत खातों के शेष आगे ले जाए जाते हैं और अगले वर्ष के प्रारंभ में लाए जाते हैं। आहरण खाता व्यक्तिगत खाते का एक अपवाद है जिसका शेष पूंजी खाते में अंतरित किया जाता है, अर्थात इस खाते के शेष को आगामी वर्ष के लेखों में नहीं लाया जाता। पूंजी खातों को बंद करने के लिए शेष ज्ञात किया जाता है। इस खाते में व्यापारी द्वारा लगाई गई पूंजी, व्यापार की लाभ हानि तथा उनके द्वारा किए गए आहरण का लेखा करने के बाद खाते का शेष ज्ञात किया जाता है तथा आगामी वर्ष में इसका लेखा किया जाता है। वास्तविक खातों को बंद करना, रोकड़ तथा अन्य संपत्तियों के खातों को शेष ज्ञात कर इन्हें आगामी वर्ष के लेखों में लाया जाता है। वस्तुगत या माल खाते को बंद करना, वर्ष के अंत में माल खाते को
अंतिम रूप से बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार के खातों के शेष आगामी वर्ष के लेखों में नहीं लिए जाते, जैसे स्टॉक, क्रय विक्रय, क्रय वापसी आदि इसी प्रकार के खाते हैं। ऐसे खातों को बंद करने के लिए उनके शेष व्यापार खाते में अंतरित कर दिए जाते हैं। यदि खाते का शेष डेबिट हो तो अंतर की राशि क्रेडिट पक्ष में लिखी जाती है तथा क्रेडिट शेष होने पर अंतर की राशि डेबिट पक्ष में लिखी जाती है। दोनों स्थिति में व्यापार खाते को अंतरित वाक्यांश लिखकर विवरण वाले स्तंभ में इसे लिख दिया जाता है। लाभ हानि खाते से संबंधित खातों को बंद करना। खाता बही में खोले गए समस्त लाभ हानि तथा आय व्यय से संबंधित खातों के शेष वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते में अंतरित कर खाते बंद कर दिए जाते हैं। इस प्रकार के खातों को शेष आगामी वर्ष के लेखों में नहीं लाया जाता, क्योंकि इनका संबंध एक निश्चित अवधि से ही रहता है। यदि खाते का डेबिट शेष है तो अंतर की राशि क्रेडिट पक्ष में, और यदि क्रेडिट शेष है तो अंतर की राशि डेबिट पक्ष में लिखी जाती है। दोनों स्थिति में लाभ हानि खाते को या लाभ हानि खाते से वाक्यांश विवरण पक्ष में लिखे जाते हैं। इस तरह से खाता बही से संबंधित थ्योरी हो जाने के बाद शेष अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।